बेटी का बलिदान। सृष्टि मयंक से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती। लेकिन जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है, सृष्टि, तुम घर वापस आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पर माँ, कल मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। सृष्टि घर आती है तो पहले से ही कुछ लोग घर में बैठे होते हैं। वो लोग सृष्टि को देखने आए होते हैं। उसी में एक लड़का भी होता है, साहिल। मुझे सृष्टि पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लेकिन माँ, आप तो जानती है कि। अरे चुप, कुछ मत बोल। सभी सृष्टि को चुन्नी चढ़ाकर चले जाते हैं। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मयंक काफी पैसे वाले घर का लड़का है। आपको पता है, हमारे पूरे ऑफिस का मालिक भी वही है। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे पता है ना तेरी बब्बी मासी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई। यहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई विदेश में है, तो तू भी बाहर ही जाएगी। साहिल ने इतनी लड़की रिजेक्ट की है। अब तू हाँ बोल दे तो शादी के लिए वो लोग तैयार ही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं इंडिया में। कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे एक बार तो ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं और सृष्टि की शादी साहिल से हो जाती है। शादी के बाद सृष्टि मयंक के पास जाती है। सृष्टि, तुमने शादी भी कर ली और मेरे माता पिता विदेश में मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई और पापा नहीं माने। आई एम सॉरी मयंक। अरे तो मैं विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाता यार, इतने सारे बिजनेस है मेरे। सृष्टि मयंक के सामने रोकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वो विदेश साहिल के घर जाती है तो देखो, ये एक कमरा है मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, और ये एक सोफा कम बेड है। रात में मैं इसे बेड बना लेता हूँ और दिन में सोफा। और देखो, मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। सृष्टि हाँ में सर हिला देती है। अगले दिन साहिल के जाने के बाद वो माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी करवा दी? एक तो कोई चेहरा यहाँ अपना सा नहीं दिखता, ऊपर से ये घर। विदेश के नाम पर क्या कर दिया आपने माँ? साहिल यहाँ सेटल भी नहीं है। मयंक के तो कितने बिजनेस थे, आलीशान बंगला, नौकर चाकर। यहाँ तो मैं खुद नौकर बनकर रह गई हूँ। ये क्या किया माँ आपने? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे पिता ने जो कहा मैंने वही किया। अब जो कुछ भी है वो तेरी किस्मत है भाई, जैसी भी है। वहीं सृष्टि का भाई सारंग एक लड़की से प्यार करता है। माँ, मैंने शादी कर ली है निशा से। क्या? शादी कर ली? और वो भी निशा से? अरे उसके माँ बाप तो नहीं मान रहे थे ना। भाग्य की है माँ, अब वो अपने घर में और मैं अपने घर में। और कैसी बात कर रहा है? उसके पिता तो बड़े कमिश्नर है, उठाकर जेल में डाल देंगे तुझे। तभी तो किया है पापा। और ऐसे कैसे डाल देंगे जेल में? लड़की उनकी भी बालिग है। अरे पर बेटा, वो लड़की ठीक नहीं है। देखो, किसी लड़की के बारे में ये बात मत बोलो। तुम्हारा लड़का ठीक है क्या? काश मैंने सृष्टि की शादी भी उसकी पसंद से की होती, तो आज मुझे इतना रोना तो ना आता। अरे माँ, तुम उसकी बात पर मत आया करो ना। विदेश में है, जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं। हाँ, लेकिन वैकिन छोड़ो और ये बताओ कि बहू को घर कैसे लाया जाए। सभी मिलजुल कर फैसला करते हैं कि वो लोग सारंग की बीवी यानी कि अपनी बहू के घर जाएंगे। सारंग, माँ और पिता वहाँ जाते हैं, जहाँ पर बहन जी, अब तो बच्चों ने शादी कर ली है, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाता तो। पता चला हम लोगों को भी। देखिए, मुश्किल है कि हम उसे आप लोगों के घर भेजें। हैं? ऐसे कैसे मुश्किल है? और क्यों नहीं भेजेंगे? बीवी है वो मेरी, भेजना तो पड़ेगा ही। लड़के को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में अंदर कर दे क्या? अरे देखिए साहब, इतना कानून तो हमें भी आता है। आपकी लड़की कोई नाबालिग नहीं है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। रुकिए मम्मी पापा, सारंग में कोई कमी नहीं है। हम लोग इसे कोई बिजनेस खुलवा देंगे ना। देखो, एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने शादी की है, पति पत्नी है हम दोनों, और क्यों नहीं जाना? तो फिर शादी क्यों की? शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे।
लेकिन इतना बड़ा घर शान और शौकत छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा घर जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला बहुत खराब है, वहीं से शायद हमारी काम वाली भी आती है ना माँ? हाँ हाँ, इन्हीं लोगों के पीछे वाली गली से आती है कमला। देखो सारंग, पापा हम लोगों को आराम से पॉश कॉलोनी में फ्लैट दिला देंगे, काम भी शुरू करवा देंगे, तो तुम हम लोगों के साथ रहो। रही बात माँ पापा की तुम्हारे, तो रोका किसने है? साल में होली दिवाली मनाने हम जाया करेंगे ना उनके घर। सारंग अपने माँ पापा से कहता है, माँ मुझे निशा की बात ठीक लग रही है। वैसे भी आप लोगों के साथ तो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सारंग, हम लोग यहाँ बहू लेने आए थे, बेटा देने नहीं। अब देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब तो आप सारंग को यहीं छोड़ दीजिए और विदाई लीजिए। हाँ हाँ माँ, मैं अब यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ, मैं अब उस मोहल्ले में नहीं आने वाला। सारंग के माता पिता वहां से चले जाते हैं। अब जब भी माँ सारंग को फोन करती तो या तो वो फोन काट देता या उठाता ही नहीं। एक बार सारंग के माता पिता काफी बीमार होते हैं कि तभी उन लोगों के पास सृष्टि का फोन आता है। कैसी हो माँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें और पापा को कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा 2 दिन हो गए हम लोग कमरे में बंद है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला तक नहीं है। हाँ माँ, मैंने सारंग को फोन किया था लेकिन उसने कहा। अरे वो तो बात तक नहीं करता, पैसे वाला हो गया है ना। रुको माँ, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में उन लोगों की डोरबेल बजती है। माँ दरवाजा खुलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का लंबी कार लेकर खड़ा होता है। मयंक हो ना तुम बेटा? मयंक उन दोनों के पैर छूता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मैं आप लोगों को अंकल आंटी के घर का पता दे दूंगा, आप इन लोगों के घर हफ्ते में एक बार जाकर रूटीन चेकअप कराना। जी जी मयंक जी, जैसा आप कहें, आखिर ये अस्पताल आप ही का तो है। मयंक का रुतबा देखकर माँ बाप को अफसोस होता है कि क्यों उन लोगों ने विदेश के नाम पर बेटी को बाहर भेज दिया, लेकिन बेटी ने भी उनका मान रखा। चाहती तो निशा की तरह भागकर वो भी शादी कर सकती थी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और सृष्टि आज भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो फोन कर दीजिएगा। बेटी की परवरिश जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची? बताते क्यों नहीं? क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता, ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए, इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से, मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है, इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना, शादी तो करवानी है ना। हाँ, लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे, जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट, दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई, वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सन्निका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है।
खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा, उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको। सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियाँ कहती हैं, क्या बात है, तू परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं, चली गई, वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई NGO है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था, याद है? उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है, तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसे रही किट्टी? अच्छी थी बेटा, खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्निका दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ, कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा, पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने कार्ड दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, क्या ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ।